हेलो बच्चों, आज अपन मनु के चिंतन का, मनु के विचारों का भारतीय राजनीतिक और सामाजिक चिंतन में क्या योगदान रहा, इस पर चर्चा करेंगे। मनु सर्वप्रथम विचारक थे जिन्होंने अराजकता का अंत कर शासन की प्रतिष्ठा पर बल दिया और शासक के गुणों की व्याख्या की। जहां मनु के विचारों के योगदान का प्रश्न है, उनमें सबसे पहले कि मनु ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन राजा की सीमित सत्ता का प्रतिपादन किया। अर्थात मनु ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत को स्पष्ट किया और इस दृष्टि से सामान्यतः उसे निरंकुश राजतंत्र का समर्थक समझा जाता है, क्योंकि उसने क्या कहा कि राजा का कोई भी व्यक्ति अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि वह ईश्वर का प्रतिनिधि है। लेकिन यह वस्तु स्थिति नहीं है। मनु की धारणा राजा के दैवीय अधिकारों को मान्यता देकर निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करने की कभी भी नहीं रही। हाँ, माना उसने दैवीय अधिकार दिए, उसको सर्वज्ञ माना, सर्वशक्तिमान माना, सर्वोच्च माना, लेकिन फिर भी उसने कभी भी उसे निरंकुश राजत्व की बात नहीं की। और इस दृष्टि से उसने राजा को धर्म के अधीन रखा और धर्म के अधीन के साथ साथ उसने राजा को दंड के अधीन भी रखा। यहां पर हम मनु के राजा की तुलना यदि प्लेटो के दार्शनिक राजा से और मैकियावेली के राजा से करते हैं, तो स्पष्ट होता है कि मनु का राजा वास्तव में एक राजश्री है। प्लेटो का दार्शनिक राजा और मैकियावेली का जो राजा है वह मनु के राजा से बिल्कुल मेल नहीं खाता, क्योंकि मनु का राजा पर धर्म के नियमों की पालना आवश्यक है। प्लेटो का राजा कानून से ऊपर बताया गया है और मैकियावेली ने अपने राजा को एक धूर्त रूप में बताने का प्रयास किया। तो इस प्रकार राजा की सीमित सत्ता का प्रतिपादन मनु ने अपने ग्रंथ में किया है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में मनु का यह सिद्धांत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा जो बिंदु है मनु के अनुसार, जो संप्रभुता है, जो राजधर्म है और जो राष्ट्रीयता जैसे है, इन प्रश्नों की उस समय विवेचना करी। बहुत मनु अपना प्रथम राजनीतिक विचारक है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक है, जबकि पाश्चात्य विचारकों ने इन तीनों बिंदुओं को बिल्कुल भी नहीं छुआ। मनु ने उस समय सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, कर व्यवस्था, न्यायिक प्रशासन, वैदेशिक नीतियां, दूत व्यवस्था, युद्ध के बारे में, नैतिकता के बारे में जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, उसके सिद्धांत बहुत अधिक यथार्थ और उत्कृष्ट थे। तो इस प्रकार यदि हम वेलफेयर स्टेट की बात करें, लोक कल्याणकारी राज्य की बात करें, तो मनु का राज्य इससे मिलता है। तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पर, मनु ने मानव मात्र के कर्तव्यों और स्वधर्म पालन पर बल दिया। यानी जो मनु की एक महत्वपूर्ण देन है, जो योगदान है, मनु ने बल दिया किस पर? व्यक्ति के कर्तव्य, उसके स्वधर्म के पालन की। और उसने इस सिद्धांत को अपनाकर संपूर्ण मानव जाति
सुखपूर्वक अपना जीवन कैसे व्यतीत कर सकती है, इसकी चर्चा करी। उसने एक ऐसी पद्धति का प्रतिपादन किया जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार प्राप्त हो सकेंगे। उसने कानून पद्धति और राजधर्म का वर्णन किया जिसमें सभी वर्गों के कर्तव्यों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। और एक तो यानी मनु जो स्मृति है वो एक समग्र आचार संहिता के रूप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने केवल राज्य के संगठन और समस्याओं के चित्रण न किया बल्कि सामाजिक दर्शन को भी देखने का बताने का प्रयास किया। मनु की जो विचारधारा है वो यथार्थवादी, व्यवहारिक और नैतिकता से भरपूर है। मनु के विचार यथार्थवादी हैं, व्यवहारवादी हैं और नैतिकता का बहुत अधिक उसमें पुट है। मनु ने की जो राजनीति की बात करी वो पूरी तरह से मानवीय धर्म पर आधारित है और उससे नैतिकतावादी स्वरूप उसकी अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है। वास्तव में मनु प्रथम मानव के रूप में भारतीय राजनीतिक दर्शन के एक प्रमुख प्रकाश स्तंभ के रूप में है, जिससे हमेशा सार्वजनिक जीवन और राजनीति के क्षेत्र में हम प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विधिवेता, दंड और न्याय व्यवस्था के जनक। मनु मानव जाति के प्रथम विधि प्रणेता थे, जिन्होंने मनोविज्ञान को समझकर मानव जीवन के नियमों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की, जिसे अपनाकर सुव्यवस्थित सिस्टमेटिक जीवन व्यतीत किया जा सकता है। इस प्रकार प्राचीन काल की दंड और न्याय व्यवस्था का आधार भी मनु के विचार ही है। मनु ने दंड व्यवस्था की, न्याय व्यवस्था की विस्तृत विवेचना करते हुए ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि प्रशासन के सुचारू संचालन के लिए ये दो व्यवस्थाएं बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। न्यायिक प्रक्रिया, अपराधों, दंड के वर्गीकरण आदि का व्यवस्थित विवेचन कर एक संपूर्ण न्यायिक दर्शन प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ये मनु की हम एक कहते हैं मौलिक देन कह सकते हैं। इसके अलावा मनु ने राजकोष और अर्थव्यवस्था संबंधी व्यवस्था की बात भी करी। राज्य के संगठन, उसके संचालन और उसकी समृद्धि के लिए, राज्य को आगे बढ़ने के लिए राजकोष और अर्थव्यवस्था की सुप्रबंध की आवश्यकता होती है। मनु ने इस संबंध में कि व्यवस्था कैसे अच्छी हो, कर व्यवस्था के संबंध में प्रजा रक्षण के सिद्धांत और अधिक कर निषेध सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी इस विचार को हम प्रगतिशील विचार के रूप में देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति की जितनी क्षमता हो उससे उतना ही कर लिया जाना चाहिए। यानी गरीब जनता पर कर का भार कम और जो पैसे वाला वर्ग है, जो समृद्धिशाली वर्ग है, उस पर कर का भार अधिक होना चाहिए। इसी क्रम में अंतरराष्ट्रीय राजनीति संबंधी विचारों का प्रतिपादन भी किया। जैसा कि अपन देख चुके हैं, अंतरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन का सिद्धांत जो प्रस्तुत बैलेंस ऑफ पावर की जो थ्योरी उसने बताई है, मनु द्वारा प्रतिपादित मंडल सिद्धांत और षटगुण नीति आज भी यदि हम देखें, समझें, उसका विवेचन करें, उसको विश्लेषित करें, तो किसी देश की विदेश नीति के प्रमुख और महत्वपूर्ण सिद्धांत कहे जा सकते हैं कि किस प्रकार से एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य से अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों का संचालन करना चाहिए और किस प्रकार से जो उसने उपाय बताए हैं उनको अपनाना चाहिए और जिससे कि शक्ति का संतुलन
बना रह सके। इसके अंत में हम कह सकते हैं कि संपूर्ण सामाजिक जीवन का स्पष्ट और सुव्यवस्थित दर्शन मनु ने अपने ग्रंथ मनुस्मृति में स्पष्ट किया। इस प्रकार मनु न केवल राजनीतिक चिंतक बल्कि संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का स्पष्ट और एक सुव्यवस्थित दर्शन उन्होंने हमें प्रदान किया। उन्होंने भारतीय समाज को जो वर्ण व्यवस्था, जो आश्रम व्यवस्था प्रदान की, उसका भी हम सही रूप से यदि हम देखें तो वो आज के समय में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है और वो बहुत अधिक प्रासंगिक भी है। यद्यपि मनुस्मृति के कुछ विचारों पर कुछ आवाज उठाई जाती है, कुछ प्रश्न चिन्ह कहे जाते हैं, लेकिन फिर भी यह स्पष्ट है कि मनु के चिंतन का